sharing with you whiteboard. Start now. And you will come to know ki what we have to do. We have to go with his works of Mulkraj Anand. That is a point. Works of Mulkraj Anand. Yeah, novels are detailed study of Mulkraj Anand's novel. जो मुल्कराज आनंद हैं उनके नॉवेल्स का हम लोग डिटेल स्टडी पर कर रहे हैं, जिसमें से सबसे पहला नॉवेल जो हम ले रहे हैं दैट इज अनटचेबल. अनटचेबल पब्लिश्ड इन 1935. और इन मोस्ट यू विल कम टू नो कि ज्यादातर जो वेरियस डिग्री कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटीज दिस पर्टिकुलर नॉवल इज प्रिस्क्राइब्ड इन बीए थर्ड ईयर, खासकर कानपुर यूनिवर्सिटी में और रज्जू भैया प्रयागराज इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में दिस पर्टिकुलर नॉवेल. तो जो अनटचेबल है, सबसे पहला चीज की इसमें जो एक प्रॉब्लम दिखाई गई है वो कौन सी प्रॉब्लम है? सबसे पहली प्रॉब्लम दैट इज द कास्ट सिस्टम. दूसरी प्रॉब्लम जो और भी है कि कास्ट सिस्टम कॉलोनियल इंडिया, क्योंकि जब 1935 में आ रहा है तो उस समय भारत में ब्रिटिश राज रहा, कॉलोनियल इंडिया. तो यू फाइंड व्हाट, यू फाइंड कास्ट सिस्टम, you find colonial India, and you find third point, you find what, you find एक जो और गैप है that is the third point, economic gap between the rich and the poor. You find fourth point, particular mindset, particular mindset that believes that believes superiority, that believes in superiority on the basis of caste. एक एक पार्टिकुलर माइंडसेट है जो विश्वास करता है किस पे, सुपीरियरिटी पे, कि ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, की कास्ट के आधार पे वे जो है ज्यादा जो है सुपीरियर है, इस पार्टिकुलर चीज को लिया गया है. और ये जो पूरा फैमिली इसमें ये जो कास्ट प्रॉब्लम दिखाया गया है वह एक स्वीपर फैमिली है. यू विल कम टू नो कि कास्ट प्रॉब्लम हैज बीन डिपिक्टेड, दैट इज द फिफ्थ पॉइंट. जो कास्ट प्रॉब्लम है उस कास्ट प्रॉब्लम को इट हैज कास्ट प्रॉब्लम, PROBLEM, problem has been depicted with the help of Bakha Lakha Sohini, a family of sweeper, a family of
sweepers. Against it, the priest Kalinath plays the role of plays the role of of the person who believes in caste system. In caste system. सो यू विल कम टू नो कि एक फैमिली है, उस फैमिली में बाखा है, लाखा है, प्रीस्ट कालीना, सॉरी, सोहिनी है उस फैमिली में। और ये जो सोहिनी है, सोहिनी सिस्टर है। और अगर देखा जाएगा कि जो सोहिनी सिस्टर है बाखा की, और परिवार के जो मुखिया है वो लाखा है, और जो एक जमादार है। लेकिन ये जो कहानी है वह पूरे वन डे में खत्म होती है। वन डे में जब खत्म होती है तो बाखा जो स्वीपर है, उसके साथ वन डे क्या क्या होता है, क्या घटना होती है, उस पूरी घटना को नॉवेलिस्ट ने बहुत ही ब्यूटीफुली डिपिक्ट किया, बहुत ही ब्यूटीफुली दिखाया हुआ है। सो यू विल कम टू नो कि द होल नॉवेल इज अबाउट हुम, द होल नॉवेल इज अबाउट अ फैमिली। पूरी जो नॉवेल है वह एक फैमिली के बारे में है, और वह फैमिली किसकी है? जमादार फैमिली है या स्वीपर। और उस फैमिली में तीन इंपॉर्टेंट किरदार है। एक किरदार है लाखा जो मैंने लिखा हुआ है, दूसरा किरदार है बाखा, तीसरा किरदार है उसकी बहन जो है जो सोहिनी है। होता क्या है कि दे आर लिविंग इन अ टाउन एरिया, वे अपना काम करते हैं, लेकिन एक पूरा का पूरा सिचुएशन दिखाया गया कि सोसाइटी की जो मेंटेलिटी है, ब्रिटिश राज में भारत दो तरह की समस्या फेस कर रहा है। एक समस्या तो ब्रिटिशर की तरफ से दी गई जिन्होंने पूरे भारत को गुलाम बना लिया है, और दूसरी गुलामी जो है मानसिक गुलामी रही है। उस मानसिक गुलामी में का जो रूप है वह जाति प्रथा के रूप में देखने को मिलता है, जिसमें जो ऊंची जाति के का आदमी है वह ये सोचता है मैं सुपीरियर हूँ चूंकि मैं इस जाति से बिलोंग करता हूँ। और जो बाखा लाखा है वे यस्सी है, वे जो दूसरी जाति से बिलोंग करते हैं, निम्न जाति से। और इस वजह से जो है वे अनटचेबल, इसीलिए उसका नाम ही रखा गया अनटचेबल, कि उनके हाथ का कुछ खाएंगे नहीं, उनके हाथ मतलब कुछ छुआ नहीं जाएगा। ऑल दिस थिंग एक माइंड सेट था। और ऐसा नहीं था कि केवल इंडिया में था या इस इंडिया को, इंडिया में एक कास्ट के आधार पे था, और पूरी दुनिया में ये जो है नस्ल भेद के आधार पे था, जैसे ब्लैक और व्हाइट के बीच। तो अगर ये कहा जाए कि नहीं ये प्रॉब्लम केवल इंडिया में ही थी, तो ये एक पूरा माइंडसेट था जिसके खिलाफ हर जगह जंग लड़ी गई, हर जगह विचारों की लड़ाई सामने देखने को मिलती। कहीं वो ब्लैक एंड व्हाइट के रूप में रहा है, कहीं वो इकोनॉमिक गैप के रूप में रहा है, कहीं वह कास्ट के आधार पे रहा हो। तो जो सुपीरियरिटी की जो परिभाषा थी, सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स, वो जो है हर जगह किसी न किसी रूप में देखने को मिलता है। इवन इवन इन 21st सेंचुरी अमेरिका, अभी आपको ने देखा था कि उसको कैसे पुलिस वाले ने उस ब्लैक मैन के जो है उस पे उसको मतलब कैसे उसके गले को दबाया, या जिस तरह से भी उसकी डेथ हो गई। सो यू विल कम टू नो सच अ प्रॉब्लम वी फाइंड इवन इन कंटेम्प्रेरी इंडिया, वी फाइंड द सेम प्रॉब्लम। तो ये जो प्रॉब्लम है बहुत पहले से रही है, उसके रूप बदलते रहे किसी न किसी रूप में। उसी चीज को जो है मुल्कराज आनंद ने अपनी नावल अनटचेबल में दिखाया कि जैसे उसका नाम ही है अनटचेबल, तमाम चीजें। और पहले के कुछ ऐसे सिस्टम थे जहाँ पे एक पार्टिकुलर सोच, एक पार्टिकुलर मेंटेलिटी काम करती थी, और उस मेंटेलिटी के आगे नहीं चलता। बट ग्रेजुअली स्लोली द वर्ल्ड चेंज एंड वी फाउंड दैट कि अनडाउटली आवर सिस्टम चेंज, आवर सोशल स्ट्रक्चर चेंज। एंड यू विल कम टू नो कि आज जो है जब ट्रेन में हम रिजर्वेशन कराने जाते हैं, थोड़ी होता है कि ये कंपार्टमेंट जनरल के लिए, ये एससी के लिए, ये ओबीसी के लिए, एसटी के लिए ना, उससे आदमी बाहर निकल रहा है, सोच बदल रही है, नया चीजें हो रहा है। बट स्टिल सब मेंटेलिटी आपको ऐसे देखने को मिलेगी, खासकर वर्क प्लेस पर आपको देखने को मिल जाएगा इस तरह की चीजें जो है। इफ यू आर एम्प्लॉयड समवेयर, तो कुछ ऐसे लोग आज भी जो पढ़े लिखे लोग हैं, उस सोच के लोग
या गांव में भी इस तरह की सोच के लोग जो है, जहाँ पे कास्ट बैरियर बड़ा मायने रखता है कि इस कास्ट का आदमी उस कास्ट में मैरिज नहीं कर सकता, ये ऐसे हो सकता है। सो मेनी के ऑनर किलिंग के केसेस आपको देखने को मिलेंगे, विच यू कैन जस्ट सी। कितना सही है कितना गलत है हमें ये सोचना चाहिए, और इस पर उन्होंने बताया हुआ है कि उसमें। और इसमें आप ये देखेंगे कि जो प्रीस्ट कालीनाथ जी हैं, जो कि उस जो ये कहते हैं कि मैं कास्ट से जो है सुपीरियर हूँ, उनके हाथ का जो जमादार है उनके हाथ का खाना नहीं खाना चाहते, उनको छूना नहीं चाहते, उनकी परछाई नहीं देखना चाहते हैं। इवन एक जमाना था जब उस ग्रुप के लोगों के गले में हांडियां बांधी गई थी कि वे दे कांट स्पीट हियर, इफ ये दे वांट टू स्पीट तो उसी में वो करेंगे, पीछे झाड़ू बांध दिया गया था। सच अ थिंग यू विल कम टू नो कि तमाम सिचुएशन ऐसी थी, एक समय के भारत में भी ऐसा भी होता था। बट हियर यू विल कम टू नो व्हाट कि प्रीस्ट कालीना जो ये कहते हैं कि मैं इनको वो नहीं करूंगा, जब वो मौका देखते हैं तो वो उसी जो है सोहिनी के को फ्लर्ट करते हैं, टीस करते हैं, उसको सिड्यूस करने की कोशिश करते हैं। तो एक दूसरा केस ही यहाँ पे निकल करके आता है कि अगर कास्ट का प्रॉब्लम रहा है या कास्ट बारी सुपीरियरिटी रही है, तो आप उसके हाथ का खाना नहीं खाना चाहते, उसको छूना नहीं चाहते हैं, लेकिन आपके अंदर एक बॉडी हंगर, एक सेक्सुअल हैरासमेंट का एक मेंटेलिटी है, जहाँ पे आप उस जो है सोहिनी को क्या करना चाहते हैं, उसको उसको टीज कर रहे हैं या उसके साथ वो कर रहे हैं। तो लेकिन उसके बाद क्या होता है कि जब सोहिनी ये बात बताती गांव वालों को या जोर से इसका विरोध करती है, तो प्रीस्ट कालीनाथ ये कहते कहते कि ये तो ऐसी जाति से बिलोंग करते हैं जहां पर कि मैं इनको छू नहीं सकता, तो मैं कैसे सोहिनी को जो है फ्लर्ट कर सकता हूँ या उसको कैसे सेक्सुअली अब्यूज कर सकता हूँ। तो ये जो पॉइंट आता है यहाँ पर भी सोसाइटी जो है प्रीस्ट कालीनाथ के साथ ही खड़ी होती नजर आती है कि ये तो इस समाज के हैं, इनकी सोच ऐसी है, तो ये ऐसी है, इनको कैसे टच कर सकते हैं। ऑल दीज थिंग्स यू विल कम टू नो। तो ये जो पूरा सिस्टम है उस सिस्टम को उन्होंने बताने की कोशिश की है, लेकिन यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। वह चीज क्या है, दैट इज द नेक्स्ट पॉइंट आई वुड लाइक टू से, आई थिंक इज सेवेंथ पॉइंट, सेक्सुअल हैरासमेंट विद सोहिनी बाई प्रीस्ट कालीनाथ। सेक्सुअल हैरासमेंट विद सोहिनी बाई प्रीस्ट कालीनाथ, यह एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो सेक्सुअल हैरासमेंट आपको देखने को मिलेगा विद सोहिनी बाई प्रीस्ट कालीनाथ। और यह दो तरह की सोच को दिखाता है कि एक तो कास्ट बेसिस पे आप उनको टच नहीं करना चाहते, लेकिन आपकी बॉडी की हंगर के लिए कास्ट भी किनारे लग जाता है, और अल्टीमेटली यू आर गोइंग टू टच, यू आर गोइंग टू अब्यूज, सेक्सुअली हैरास, ऑल दीज थिंग्स वी फाइंड। तो मैं फिर से यहाँ से वो करना चाहूंगा, वी हैव टेकन अनटचेबल जो 1935 में आया हुआ है। और इसमें जो है किसको लेके बात की गई, कास्ट सिस्टम को लेकर के बात की गई है। कॉलोनियल इंडिया की प्रॉब्लम को दिखाया गया है कि कॉलोनियल इंडिया में दो तरह की प्रॉब्लम है। एक तो ब्रिटिशर्स के द्वारा जो प्रॉब्लम दिखाई गई वो है, और दूसरी प्रॉब्लम ये है कि कैसे जो है कास्ट का जो एक जो बारियर डिसाइड किया गया, उस कास्ट बारियर को अगर कोई तोड़ता है, पहली बात तो तोड़ने की बात यहाँ पे है नहीं, अगर तोड़ता भी है तो हाउ हाउ इज ही ट्रीटेड। एक मेंटेलिटी है जो अपने आप को सुपीरियरिटी सुपीरियर कहती है ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट। उसके बाद एक इकोनॉमिक गैप बिटवीन द रिच एंड द पुअर, इकोनॉमिक गैप आपको दिखाया गया है किसके, बिटवीन द रिच एंड द पुअर। एंड यू आल्सो फाइंड कि एक पार्टिकुलर माइंडसेट है दैट बिलीव्स इन सुपीरियरिटी ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, जो पार्टिकुलर माइंडसेट है दैट बिलीव्स इन सुपीरियरिटी ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, जो कास्ट पर विश्वास करता है। तो ऑल दीज थिंग्स यू फाइंड कि इकोनॉमिक गैप भी है, माइंडसेट भी है जो कास्ट के आधार पर। कास्ट प्रॉब्लम हैज बीन डिपिक्टेड विद द हेल्प ऑफ किसके साथ, बाखा, लाखा, सोहिनी जो एक परिवार के सदस्य हैं, वे स्वीपर्स हैं या जमादार हैं। और इसके अगेंस्ट में एक दूसरी मेंटेलिटी काम करती है, वह किस कौन सी मेंटेलिटी, प्रीस्ट कालीनाथ की मेंटेलिटी है, जो अपने आप को कहते हैं मैं उच्च जाति से बिलोंग करता हूँ, और इनके ये अनटचेबल है, पानी नहीं पी सकते, खाना नहीं खाएंगे, तो मेरी तमाम तरह की जो है बातें वो करते हैं। लेकिन जब उनको मौका मिलता है तो उसी जो है सोहिनी को सेक्सुअली हैरासमेंट करते हैं। तो सेक्सुअल हैरासमेंट विद सोहिनी, ये क्या इंडिकेट करता है, ये मेल मेंटेलिटी इंडिकेट करती है, मेल मेंटेलिटी, या जहाँ पे जरूरत आएगी तो कास्ट के हिसाब से अपने आप को सुपीरियर मानेगा, लेकिन बॉडी हंगर ऐसा है कि उसके लिए जो है
कास्ट किनारे लग जाएगा, और वहां पर उसको जो है वो हरस करते हैं। ये चीजें दिखाई गई कि सेक्सुअल हरासमेंट विद सोहिनी बाय प्रीस्ट कालीनाथ। सो यू फाइंड दिस थिंग, व्हाट आई वांट टू टेल यू कि इसमें पूरा का पूरा एक दिन की कहानी है, और एक में एक जो साइकोलॉजिकल नॉवेल का कॉन्सेप्ट होता है, स्ट्रीम ऑफ कॉन्शसनेस टेक्निक भी हम कहीं ना कहीं पाते हैं। तो एक पॉइंट ये है कि उस समुदाय का जो पीड़ा है, जो दर्द है, उसको मेंटली कितना हैरेस किया गया, उसको लेकर के बात कही गई है। तो व्हाट डू यू फाइंड? यू फाइंड हियर one important point, that is a stream of consciousness technique. Stream of CIOUSNESS, stream of consciousness technique. मे आई नो कि ये स्ट्रीम ऑफ कॉन्शसनेस टेक्निक किसने यूज किया है? विलियम जेम्स, या विलियम जेम्स ने सबसे पहले प्रोपाउंड इसको किया था। विलियम जेम्स ने नॉवेल में जेम्स जॉयस ने अप्लाई किया हुआ। विलियम जेम्स ने कौन सी किताब में? या व्हेन डिड इट कम? 1890। स्ट्रीम ऑफ कॉन्शसनेस टेक्निक, और इसको यूज करने वाली स्ट्रीम ऑफ कॉन्शसनेस टेक्निक, इट वाज प्रोपाउंडेड बाय विलियम जेम्स, अ साइकोलॉजिस्ट। इट वाज प्रोपाउंडेड बाय विलियम जेम्स, अ साइकोलॉजिस्ट। PSYCHOLOGIST, a psychologist, in his book, uh, have you noted it? In his book Principles of Psychology। और कब आई है? 1890 में। दिस इज द नेम ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ साइकोलॉजी। और इसमें कुछ और भी कैरेक्टर्स हैं जो थोड़ा सा मैं बताऊंगा। एक कैरेक्टर है, दैट इज द, आई थिंक, 9th पॉइंट, हवलदार चरत सिंह। हवलदार चरत सिंह, चरत सिंह gives Baka a new hockey stick, gives Baka a new hockey stick। हवलदार चरत सिंह gives Baka a new hockey stick। और एक और मेंशन किया गया है, Baka hears the lecture of Mahatma Gandhi। Have you noted it? उस आदमी का क्या ना, या हवलदार चरत सिंह ने उसको क्या किया हुआ, एक हॉकी स्टिक दिया हुआ है। यह इंडिकेट करता है कि कुछ लोग ऐसे थे जो कि उनसे लेन देन के लिए तैयार थे, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन समाज में कुछ मेंटेलिटी ऐसी थी जो किसी भी तरह से उनको सहयोग नहीं करना चाहते थे। सो यू विल कम टू नो कि ये चीज रही। हवलदार चरत सिंह गिव्स बाखा अ न्यू हॉकी स्टिक, बाखा हियर्स द लेक्चर ऑफ महात्मा गांधी। महात्मा गांधी, महात्मा गांधी का भी जिक्र है।
द सेवियर्स ऑफ अनटचेबल। UNTOUCHABL, द सेवियर्स ऑफ अनटचेबल। गांधी, ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। गांधी सपोर्ट्स, SUPPORT, गांधी सपोर्ट्स द यूज ऑफ मशीन टू एलिमिनेट कास्ट सिस्टम। एलिमिनेट की जगह आप इरेडिकेट करिएगा, इंस्टेड ऑफ एलिमिनेट। एलिमिनेशन फॉर पर्सन होता है। द लेक्चर ऑफ महात्मा गांधी, यू विल कम टू नो कि वो इसमें दिखाया गया किसके बारे में। लेक्चर ऑफ महात्मा गांधी का जो कैसे प्रेजेंट किए गए, सेवियर्स ऑफ अनटचेबल, अनटचेबल के उद्धारक के रूप में। गांधी ने कहा हमें मशीन का सहारा लेना चाहिए, मशीन से कास्ट सिस्टम खत्म होगा। तो ये भी एक पॉइंट है जहां पे इसके बारे में बात की गई है। एक और पॉइंट है, बाखा अटेंड्स, बाखा अटेंड्स द मैरिज ऑफ रामचरण सिस्टर, रामचरण सिस्टर। बाखा अटेंड्स द मैरिज ऑफ रामचरण सिस्टर। द गर्ल ऑफ हायर कास्ट, whom he could not marry, whom he could not marry. So this is the point कि बाखा attend the marriage of Ramcharan's sister, uh, whom he wants to marry but he could not marry, the girl of higher caste. These things we find. Now the next point related to this novel is uh, बाखा का एक वो है कि बाखा अपनी आप बीती एक ही वर्ड एक ही लाइन में कहता है। बाखा सेज क्या कहता है उसको आप देखिएगा। वो कहता है कि दे थिंक वी आर मियर डर्ट, वी आर मियर डर्ट बिकॉज वी क्लीन देयर डर्ट, क्लीन। इससे हम समझ सकते हैं कि रियली में कहाँ पे सोसाइटी थी। वो ये सोचता है कि वे लोग हमको केवल धूल समझते हैं। दे दे थिंक वी आर मियर डर्ट, हम केवल डर्ट है, गंदे लोग हैं, क्योंकि हम उनके जो है बिकॉज वी क्लीन देयर डस्ट। डस्ट यहाँ पे बिकॉज वी क्लीन देयर डस्ट। तो इस तरह की चीजें आपको देखने को मिलेगा कि ये चीजें रही है कि स्वीपर्स को कैसे जो है दे आर ट्रीटेड। और आज के सोसाइटी में जो स्वीपर्स है वे वेल ऑर्गेनाइज्ड है, और आई डोंट थिंक कि उनसे काम लेना भी आसान है। सो इस तरह की चीजें जो है आप पाते हैं कि दे थिंक वी आर मियर डर्ट बिकॉज वी क्लीन देयर डस्ट, ऑल दीज थिंग्स। तो ये चीजें हम लोगों ने जो कवर किया और किसको लेकर के बात किया है, दैट इज मुल्कराज आनंद का एक नॉवेल है जो अनटचेबल को लेकर, क्योंकि ये सिलेबस में है और इसमें इस तरह की चीजें रही है तो इसलिए मैं डिटेल में गया। एक और मैं उनकी नॉवेल को लूंगा, दैट इज कुली, COOLY।
Lie. This Coolie, it came in 1936। कुली जो इनका दूसरा नावल है जो 1936 में आया है। इससे रिलेटेड जो पॉइंट है उसमें आप देखेंगे कि इसका जो सेंट्रल कैरेक्टर है मुन्नू, MUNNO, मुन्नू इज सेंट्रल कैरेक्टर। मुन्नू इज सेंट्रल कैरेक्टर। मुन्नू इसका सेंट्रल कैरेक्टर। तो वी आर टॉकिंग अबाउट कुली, जो सेंट्रल फिगर है वो मुन्नू है। वह आर्फन बॉय है और 50 ईयर्स के आसपास का है। मुन्नू इज सेंट्रल कैरेक्टर। नेक्स्ट पॉइंट, मुन्नू इज आर्फन, आर्फन ORPHAN, a boy of 15 years। और उसके जो चाचा है वो उसको इल ट्रीट करते। ही इज बैडली ट्रीटेड बाई हिज अंकल दयाराम, दयाराम एंड आंट गुजरी, गुजरी। तो एक और ये जो पॉइंट है कि जो मुन्नू है वो क्या है, एक आर्फन है, 15 साल का है, और उसके चाचा दया राम जो है और आंट गुजरी उसको साथ बुरा बर्ताव करते हैं। और जो चाइल्ड लेबर एक प्रॉब्लम है, जो सबसे बड़ा चीज है कि जो काम जो है, यू विल कम टू नो द थिंग विच हैज बीन प्रेजेंटेड बाय चार्ल्स डिकेंस इन डेविड कॉपरफील्ड, और जो कुछ नावल उन्होंने लिखा था ओलिवर ट्विस्ट, कुछ उसी पैटर्न पर इसको भी किया गया है। तो इसमें एक और चीज बताई गई है, चाइल्ड लेबर। एक पॉइंट है चाइल्ड लेबर। दूसरा पॉइंट चाइल्ड साइकोलॉजी। चाइल्ड लेबर और चाइल्ड साइकोलॉजी को लेकर के बात कही गई है। यू फाइंड दिस थिंग, चाइल्ड लेबर एंड चाइल्ड साइकोलॉजी। इफ यू हैव नोटेड इट लेट मी नो। किसी को कोई प्रॉब्लम? ठीक है। और इसमें एक और चीज है कि एक मुन्नू की जो जर्नी है वो बहुत कष्टदायी रही है। और उसकी एक और कैरेक्टर है बाबू नाथूराम। बाबू नाथूराम, बाबू नाथूराम implies him as domestic servant, employs him as domestic servant, passenger। प्रभा टेक्स एक पैसेंजर है जो उसको लेके जाता दौलतपुर नाम की जगह पर। दौलतपुर। जो नावल है
the novel has epical quality. सो यू विल कम टू नो कि ये सारी प्रॉब्लम्स उसके साथ है। एक करेक्टर है बाबू नाथूराम। बाबू नाथूराम उसको अपने यहाँ नौकरी पर रखते हैं, डोमेस्टिक सर्वेंट, और उसको 3 रुपया देते हैं इसमें अपने टाउन श्यामनगर में, 3 रुपए पर। और पैसेंजर जो एक प्रभा है वह उसको दौलतपुर ले जाता है। तो पूरा जो नॉवेल है उसमें एक बच्चे की जो आर्फन है, जो अपनी चाची और चाचा के द्वारा बैडली ट्रीट किया जाता है, उसकी लाइफ को दिखाया गया है, उसकी प्रॉब्लम्स को दिखाया गया है कि हाँ किस तरह की लाइफ वह व्यतीत करता है, क्या प्रॉब्लम्स है, क्या चीजें हैं। दीज थिंग्स यू फाइंड, ये सब चीजें दिखाई गई है। सो पैसेंजर प्रभा टेक्स हिम टू दौलतपुर। वो उसको कहाँ पे ले जाते हैं, दौलतपुर ले जाते हैं। तो देयर इज द जिक्र ऑफ दौलतपुर आल्सो। और नावल में कौन सा है, पूरा एपिकल क्वालिटी है, जो नैरेटिव टेक्निक है वह पूरा एपिकल मैनर है, एपिकल क्वालिटी है। अच्छा, एक और चीजें मैं यहाँ डिस्कस करूंगा आपसे। नेक्स्ट नॉवेल उनका है मॉर्निंग फेस। मॉर्निंग फेस 1968 में आई है। ये जो नॉवेल है, इस नॉवेल में, ये जो नॉवेल है सबसे पहला कि इट्स द पार्ट ऑफ 7 एजेस ऑफ अ मैन। 7 एजेस ऑफ अ मैन। दूसरा चीज इसमें जो जिक्र है जलियांवाला बाग मासेकर, इट हैज द रेफरेंस ऑफ जलियांवाला बाग मासेकर, JALIANWALLA, जलियांवाला बाग मासेकर। कृष्ण इज सेंट्रल कैरेक्टर। कृष्ण सेंट्रल कैरेक्टर। CHARACTS शॉर्ट में मैंने लिखा। तो इस नॉवेल में 3 पॉइंट आपको मैंने बताया। मॉर्निंग फेस 1968 में आया है, या किसका हिस्सा है, सेकेंड वॉल्यूम था 7 एजेस ऑफ अ मैन। 7 एजेस ऑफ अ मैन का सेकेंड वॉल्यूम रहा है। द नॉवेल हैज द रेफरेंस ऑफ व्हाट, इट हैज द रेफरेंस ऑफ जलियांवाला बाग मासेकर, जो हुआ कृष्ण इसका एक सेंट्रल कैरेक्टर है। तो दिस थिंग यू हैव टू टेक। इफ यू हैव नोटेड डाउन, लेट मी नो। सबने कर लिया है? ओके, नाउ वी आर गोइंग टू टेक, एक और है उनका, 7 समर्स है। 7 समर्स, ERS, 7 समर्स। जो 7 समर्स आई है, इट केम इन 1951। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। सबसे पहला कि एक ऑटोबायोग्राफिकल नॉवेल है। इट्स एन ऑटोबायोग्राफिकल नॉवेल। दूसरा पॉइंट, इट हैज द पैटर्न ऑफ एज यू लाइक। एज यू लाइक, जानो ना शेक्सपियर का प्ले।
शेक्सपियर के प्ले का जो पैटर्न है कि लाइफ इज लाइक अ स्टेज, वी आर हियर एज अ प्लेयर, जो उसका लाइन बोला गया है उससे वो रहा है। इसका एक और टाइटिल है सेवन एजेस ऑफ अ मैन। सेवन एजेस ऑफ अ मैन के भी नाम से इसको जाना जाता है। और यह उनका जो कन्फेशन मैंने बताया था उन्होंने लिखा हुआ था, उसी पर ये आधारित है। तो इट इज आल्सो नोन एज द सेवन एजेस ऑफ मैन, बेस्ड ऑन हिज कन्फेशन, जो उन्होंने लिखा था। ऑटोबायोग्राफिकल नॉवेल है और शेक्सपियर का जो कॉमेडी है उसका कॉन्सेप्ट लेकर के चलता है। सो वी आर टॉकिंग अबाउट सेवन समर्स, 1951 में आई है। ऑटोबायोग्राफिकल नॉवेल है। इट हैज द पैटर्न ऑफ एज यू लाइक। एज यू लाइक, इसका पैटर्न का मतलब कि उसका जो दर्शन है कि लाइफ इज लाइक अ स्टेज एंड वी आर हियर एज अ प्लेयर, वी आर जस्ट वी हैव टू प्ले आवर रोल, उस पार्टिकुलर चीज को लेकर के बात की जा रही है। आई नो व्हाट इज द टाइम। Okay, 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 okay. I will take only 5 minutes. Yeah, have you noted it? Okay. एक उनका नावल और है, टू लीव्स एंड अ बड। टू लीव्स, LEAVES, टू लीव्स एंड अ बड। टू लीव्स एंड अ बड, ये जो टू लीव्स एंड अ बड है ये 1937 में आई है। इसमें जो है, पहली बात तो इट्स अ डोमेस्टिक नॉवेल। डोमेस्टिक नॉवेल। और ये टी प्लांटेशन ऑफ असम को लेकर के बात की गई है। सफरिंग ऑफ, सफरिंग ऑफ द वर्कर्स on the tea plantation of Assam, on the tea plantation of Assam। असम में, इसमें जो है गंगू एक सेंट्रल कैरेक्टर है। उसके परिवार को लेकर के यहाँ पे दिखाया गया है। गंगू एक सेंट्रल कैरेक्टर है। लेट मी टेल यू कि टू लीव्स एंड अ बर्ड 1937 में आई है, डोमेस्टिक नॉवेल है। और इसमें किसका, सफरिंग ऑफ द वर्कर्स ऑन द टी प्लांटेशन ऑफ असम, और भी जगहों को लेकर के इसको प्रेजेंट किया गया है। अ, इसमें दिखाया गया कि पंजाब के होशियारपुर, चूंकि वहां के रहने वाले थे, तो एक कैरेक्टर है जिसका क्या नाम है, गंगू। गंगू लिव्स इन होशियारपुर, होशियार, HOSHIAR, होशियारपुर, पंजाब, विद हिज वाइफ सजनी। उसकी वाइफ सजनी और दो बच्चे हैं, उनके साथ वो रहता है विद हिज वाइफ सजनी। लीला एंड बुद्धा उसके बच्चे, विद हिज वाइफ सजनी एंड चिल्ड्रन। लीला एंड बुद्धा, LEILA, एंड बुद्धा, बुद्धा के साथ वो लोग रहते हैं।
यू विल कम टू नो वहां पे उनको रोजगार नहीं मिलता तो वहां से जो है कमाने के लिए कहाँ जाते हैं, असम चले जाते हैं। और असम में जो है ये जो आपका गंगू है, वह एक टी जो प्लांटेशन वहां पे होता है वहां पे काम करता है। और उस टी प्लांटेशन का नाम है मैकफरसन टी स्टेट। गंगू वर्क्स, GANGU, गंगू वर्क्स इन मैकफरसन टी स्टेट, PHER, मैकफरसन टी स्टेट में वो काम करता है। मैकफरसन टी स्टेट में वो काम करता है इन असम। यहाँ पे उसकी वाइफ की मौत हो जाती है मलेरिया से। और ये दिखाया गया कितनी दुश्वारियां उसके साथ आती है, और जो ब्रिटिश राज के लोग हैं वो कैसे इन सब लोगों के साथ ट्रीट करते हैं। तो गंगू एक कैरेक्टर है जो कहाँ पे रह रहा है, होशियारपुर पंजाब में। किसके साथ रह रहा है, अपनी वाइफ सजनी के साथ। उसके दो बच्चे हैं जिनका क्या नाम है, लीला एंड बुद्धा। और गंगू को वहां रोजगार नहीं मिलता तो वो असम चला जाता है। असम में कहाँ काम करता है, गंगू वर्क्स इन मैकपरसन टी स्टेट इन असम, जहाँ पे उसकी वाइफ की मौत मलेरिया से हो जाती है लेकिन प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं होता। उस प्रॉब्लम को दिखाया गया कि कितनी ज्यादा समस्या वहां पे रही है। हैव यू नोटेड डाउन? इसके अलावा कुछ और भी चीजें हैं जहाँ पे द लाल सिंह ट्रायोलॉजी है, और द बिग हार्ट है, द प्राइवेट लाइफ ऑफ एन इंडियन समर है। आई थिंक व्हेन यू विल गेट इट इन द बुक तो उसमें आपको समझ में आएगा कि हाँ उसमें क्या क्या बताया गया है। तो यू डोंट नीड टू गो मोर, you have to wait 4 or 5 days and the book will be in your hand, then you will come to know। जितना इम्पोर्टेंट नावल था वो मैंने डिस्कस कर लिया है, लेकिन जिनका मैं नाम ले रहा हूँ वो भी इम्पोर्टेंट, ऐसा नहीं कि उनको आपको छोड़ना है। जैसे द लाल सिंह ट्रायोलॉजी है, द बिग हार्ट है, द प्राइवेट लाइफ ऑफ एन इंडियन प्रिंस है। You will get it. You will come to know कि what the character it has, what the story it has. These things are mentioned there. वो वहाँ पे mention किया गया है। So now I am concluding it here. We will meet in the evening 6:40 पर होगा तो उससे हम लोग करेंगे। नॉट एबल टू टेक एनी ओ। और हमने एक आपको शेयर किया था, इफ यू रिमेम्बर दैट, तो आई हैव शेयर्ड विद यू व्हाट, आई हैव शेयर्ड विद यू एक टेस्ट का वो है। उसी पर टेस्ट के लिए मैंने अलग क्लास कोड बनाया है जिसमें कई सारे रिक्वेस्ट आए हुए हैं। तो उसी पर ही टेस्ट का होगा, क्योंकि उससे चीजें थोड़ा सा क्लियर करने में आसानी रहेगी। और soon you will be informed, soon you will be informed। जी। मोस्ट प्रोबेबली कि वो जब भी होगा तो अब आने वाले समय में संडे को होगा। अगर इधर बीच में मैंने कोई करा लिया तो करा लिया, वरना फिर सीधे संडे से ही शुरू होगा। नहीं, वो ओरल करा लिया जाएगा, बट सोच ये रहे थे एक बार पूरा जितना भी राइटर है जो सिलेबस थोड़े बहुत जो भी बचे हुए हैं एक बार पूरा उसको कवर कर लिया जाए। तो अगर वहां तक हम कवर कर लेंगे तो मोस्ट प्रोबेबली देयर इज अ चांस टू गो विद ओरल टेस्ट आल्सो। हाँ, एक बार कम से कम ये कोई चीज ना रहे कि कोई चीज रह गई है, छूट गई है। बहुत ज्यादा हम नहीं रह गए हैं। कुछ अमेरिकन राइटर्स रह गए हैं, और एक जो है अभी इंडियन राइटर्स और बड़े राइटर VS नायपाल, शायद मैंने नहीं पढ़ाया, वो रह गए हैं। VS नायपाल और कुछ अमेरिकन राइटर्स। तो ये बहुत ज्यादा समय नहीं लगेगा, जो भी मोर आई थिंक 10 days। तो लगातार वी हैव टू कंडक्ट टेस्ट, ओरली आपको दिया जाएगा, यू हैव टू प्रिपेयर, देन आई विल गेट गो विद दोस पॉइंट।